हो गया। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जैसा जानते हो, किसी मेटल से इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना, जब उसके ऊपर लाइट पड़े तो लाइट के अंदर फोटान होता है। तो एक फोटान की एनर्जी ले करके एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। अगर उसका वर्क फंक्शन जो फोटान आ रहा है, उस फोटान के पास एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से अगर ज़्यादा है तो वो फोटान की एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले लेगा और लेने के बाद अपने आप को उस सरफेस से बाहर निकाल लेगा। तो उस जो सरफेस से बाहर निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे और इस प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। तो अब इसमें इस पर आइंस्टीन इक्वेशन पर उस दिन बात हुई थी, ठीक। तो अब देखो क्या था, यहाँ ये था कि मान लो ये इसके ऊपर लाइट पड़ रही थी, तो ये इलेक्ट्रॉन को ये इमिट कर रहा था और इलेक्ट्रॉन को इमिट इसके पास एनर्जी कितनी थी, एच न्यू। इसके पास एनर्जी थी एच न्यू, जहाँ न्यू क्या है, एक्स जो ये प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी इस रेडिएशन की। तो अब ये इतनी एनर्जी लिए हुए है और आगे एक फोटान के पास इतनी एनर्जी है, ठीक। तो एनर्जी के बंडलों की शक्ल में ये चल रहा है, जिसको हम फोटो, उस एनर्जी के बंडल को फोटान कहते हैं। उसके पास एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। तो एच न्यू एनर्जी ये लेकर के आ रहा है और मान लो ये जो मेटल है इसका वर्क फंक्शन है मान लो W0। तो वर्क फंक्शन का मतलब कि वो मिनिमम एनर्जी इसका इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी को रिसीव करके बाहर निकल जाए उसको क्या कहते हैं, इसका वर्क फंक्शन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कार्यफलन, हिंदी में कहते हैं कार्यफलन, कहते हैं कार्यफलन, इसको कार्यफलन कहते हैं। ये मिनिमम एनर्जी है, ठीक। तो अब तो अगर एच न्यू एनर्जी आ रही है तो वो एनर्जी W0 खर्च हो रही है कहाँ, वर्क फंक्शन में। अब बाकी जो एनर्जी बच गई वो उसको इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी उससे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगेगा, इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगेगा, ठीक। और ये एनोड और ये कैथोड, मान लो अगर हम इसको पॉजिटिव दें और इसको निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड जितना ज़्यादा यहाँ पॉजिटिव बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक। यहाँ अगर हम कोई वोल्टेज न दें, जीरो कर दें, तो भी इलेक्ट्रॉन चल करके यहाँ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास खुद काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है। तो उस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन चल करके यहाँ आएगा। अब यहाँ तुम धीरे धीरे जीरो तब जब तुम यहाँ किए तो भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पॉजिटिव बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉनों की स्पीड बढ़ेगी, जीरो कर दिए तो अब ये अपनी काइनेटिक एनर्जी से जाएगा ना। तो इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ये जो एच न्यू टोटल ये आ रहा है एनर्जी, और यहाँ से ये दो जगह खर्च हुआ, एक तो वर्क फंक्शन में और प्लस काइनेटिक एनर्जी, दो जगह खर्च हुआ, नहीं हुआ, दो जगह खर्च हुआ। अब इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, अब धीरे धीरे तुम इसको निगेटिव वोल्टेज देते जाओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ लो।
धीरे धीरे तुम इसको निगेटिव वोल्टेज देते जाओ। ठीक, मान लिया तुमने इसको -2 वोल्ट दे दिया, -0.2, तो ये इसको रिपेल करेगा माइनस वोल्टेज। माइनस से दोगे तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब भी इलेक्ट्रॉन नहीं रुक पाया पूरा पूरा, -0.4 दे दो। ठीक, अब भी पूरा पूरा नहीं रुक पाया तो -0.6 दे दो। तो उस पर मान लो ये रुक गया, ये इलेक्ट्रॉन, उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रोक दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब 0 या तो वो जितना वोल्टेज इसको रोक दे रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो करंट क्या होगा, करंट बहना बंद हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा तो चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा तो करंट भी बहना बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना। तो जिस वोल्टेज पर, जिस निगेटिव वोल्टेज पर, जिस वोल्टेज पर एनोड के जिस वोल्टेज पर करंट का बहना बंद हो जाए वो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। तो मान लिया तुमने इसको V वोल्ट दे दिया, V0, तो उस पर ये मान लो रुक गया। ठीक, तो अब ये V0 जब हम इसको दे रहे हैं तो इसको कितनी एनर्जी मिल रही है बताओ। इसके पास इसकी एनर्जी कितनी है, K मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी देखो K, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, K। अब तुम V वोल्ट दे करके कितनी एनर्जी इधर लगा रहे हो, ठीक ना। तो देखो क्या हम उसको लिख सकते हैं K = V0, बताओ। नहीं लिख सकते हैं। इसलिए नहीं लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये K हम एक इलेक्ट्रॉन पर हम बात करें, एक इलेक्ट्रॉन पर हम बात करें, एक फोटॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो उसमें से वर्क इस एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन के पास, एक फोटॉन के पास इतनी एनर्जी में से ये वर्क फंक्शन की एनर्जी घट गई, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बची, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, जो बच गया वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो एक इलेक्ट्रॉन इतनी काइनेटिक एनर्जी लिए हुए है, ठीक। और एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻19, ठीक। और V क्या है, V भी वर्क है, V भी एनर्जी है, यूनिट चार्ज, V भी एनर्जी है, मगर V जो है यूनिट चार्ज के लिए होता है। V को जब भी तुम डिफाइन करोगे यूनिट चार्ज के लिए, कि एक कूलम के चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वो V कहलाएगा। या इन दोनों के बीच पोटेंशियल अगर V है, इन दोनों के बीच पोटेंशियल कितना है, V, ठीक। तो एक कूलम के चार्ज को यहां से यहां जाने में जितना वर्क होगा वो V कहलाएगा, है ना। एक कूलम के चार्ज को यहां से यहां जाने में जो वर्क होगा वो V कहलाएगा। और वही V इसके बीच क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो V एक चार्ज के लिए, यूनिट चार्ज के लिए है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन पर तो यूनिट चार्ज है नहीं, है क्या, नहीं है, ठीक ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए है ये, और ये एक कूलम के चार्ज के लिए है, यूनिट चार्ज के लिए है। तो अगर हम इसमें E से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, E क्या है, 1.6 × 10⁻19 के जगह हम ये लिखेंगे, ठीक। तो एक कूलम के चार्ज, एक कूलम के चार्ज को यहाँ से यहाँ अगर फ्लो कराओगे, इसके बीच देखो, इसके बीच पोटेंशियल कितना है, V0, इसके बीच पोटेंशियल कितना है, V0। और एक कूलम के चार्ज को, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक कूलम के चार्ज को यहाँ से यहाँ फ्लो कराओगे तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, V0, ठीक। तो E कूलम के जब बहाओगे तो EV0, कुल एनर्जी आ गई।
एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ गई ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है के, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो गई ईवी नॉट। ये इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है, लग रहा है ना। तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों एनर्जी बराबर हो जाएगी तो ये रुक जाएगा, तो ये इक्वल टू ईवी नॉट। ये काइनेटिक एनर्जी है ये बात समझ में आई। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह हम क्या लिखते हैं ईवी नॉट, W नॉट प्लस ईवी नॉट, जहां वी नॉट क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ईवी नॉट क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट स्टॉपिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात समझ में आई। अब इससे निपट लिया जाए। एच न्यू नॉट। हाँ, अब ये क्या है, ये वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन क्या है, वो मिनिमम एनर्जी जिसको पा करके ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाए, वो मिनिमम एनर्जी। तो ये मिनिमम एनर्जी लिए हुए हो, अगर ये जो आ रहा है हाँ, इसके वर्क फंक्शन के बराबर ही अगर एनर्जी लिए हुए हो, बस में तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये मिनिमम एनर्जी लिए हुए है, ठीक। तो मिनिमम एनर्जी लिए हुए का मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, ठीक ना। एच न्यू नॉट क्या है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये न्यू नॉट क्या है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर फोटॉन वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी लिए हुए हो, ठीक ना, ताकि इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ले और बाहर निकल जाए, ठीक ना। तो W नॉट क्या हो जाएगा, ये वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट हो गया। इतनी बात समझ में आई। ये इसके बराबर होना चाहिए ना वर्क फंक्शन के, ये बराबर। इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड। बताया थे कि नहीं, ये थ्रेशोल्ड। इसको हिंदी में कहते हैं देहली आवृत्ति, देहली, हिंदी में कहते हैं देहली आवृत्ति, देहली, देहली आवृत्ति। इंग्लिश में कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड किसको कहते हैं, थ्रेशोल्ड माने क्या होता है जानते हो, हैं? क्या थ्रेशोल्ड कहते हैं दहलीज को, क्या कहते हैं, दहलीज को, चौखट को, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। देहली फ्रीक्वेंसी कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जो एक फोटॉन को उतनी एनर्जी देती है कितनी, वर्क फंक्शन के बराबर। बात समझ में आई। मिटाने वाला नहीं, ये बन गया H इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ईवी नॉट, ठीक। अब इस पर देखो, अगर हम इस पर अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। पहले इसको और सॉल्व कर लें। ईवी नॉट इक्वल टू कितना होगा, ये इधर ले लो, ठीक, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। बस अभी ई से यहाँ डिवाइड कर दो, ठीक। तो ई से अगर तुम डिवाइड करोगे तो वी नॉट इक्वल टू एच अपान ई और माइनस एच न्यू नॉट अपान ई, अपान ई हो गया। बात समझ में। और यही एच न्यू नॉट क्या है, ये चीज है, ये वर्क फंक्शन है ये, ठीक ना। तो अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में, इसमें इन दोनों में हम जा रहे हैं ग्राफ बनाने। देखो गौर से, हमें देखो, लिख लो,
बढ़ाइए। इसमें अब हम जा रहे हैं ग्राफ बनाने स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में। तो देखो अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा बताओ। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। बढ़ेगा। अब बढ़ेगा, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो W नॉट इसमें से निकाल दोगे तो वो ज़्यादा आएगा, नहीं आएगा? तो ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ये ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी, ज़्यादा होगी। वर्क फंक्शन निकाल दोगे अगर तो जो बचेगा वो ज़्यादा होगा ना। तो काइनेटिक एनर्जी जब ज़्यादा होगी तो इधर देखो तो EV नॉट क्या होगा? ज़्यादा होगा, होगा ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा आपको। अगर वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लिए हुए हो तो -0.6 पर ये नहीं रुक पाएगा। हो सकता है कि -0.8 लगाना पड़े, निगेटिव वोल्ट देना पड़े। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी अगर तुम बढ़ाओगे तो ये क्या होगा? बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा ना। बढ़ेगा। तो देखो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल ये प्रोपोर्शनल होता है किसके? फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल घटेगा। ठीक ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा। डायरेक्टली मतलब फ्रीक्वेंसी डबल करने के लिए भी डबल होगा। स्ट्रेट लाइन बनेगा। हाँ, स्ट्रेट लाइन तो बनेगा। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक, तो अब देखो अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाएं ठीक है। ऐसे नहीं यार, अगर मान लो इसको तुम थोड़ा हो जाए, एक हो रहा है तो ठीक है ना। कांस्टेंट उसीलिए लगता है ना। इस पर हम क्या ले लें? इस पर हम फ्रीक्वेंसी ले लें। किसकी फ्रीक्वेंसी? इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक, और इस पर हम क्या लें? इस पर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल लें। इस पर हम क्या ले लें? स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लें। तो देखो फ्रीक्वेंसी अगर मान लो यहाँ है, इसकी यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, ये V नॉट। यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? 0। यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? 0। मगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 0 नहीं है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 0 नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो यहाँ पर 0 है। ठीक, अब इसका जब तुमको ग्राफ मिलेगा तो ग्राफ तुमको ऐसे मिलेगा। देखो इसका ग्राफ ऐसे मिलेगा। ठीक ना? मगर स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए ये स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन किसका है? ये स्ट्रेट लाइन का है। तो स्ट्रेट लाइन पूरा जो बनाने के लिए आखिर जब ये स्ट्रेट लाइन है तो आगे बढ़ाओगे तो कहीं जाएगा कि नहीं जाएगा? तो उसी तरह से जब इसको भी बढ़ाओगे तो ये कहाँ कट करेगा? ये यहाँ पर ये कट करेगा। और ये तो अगर हम एक यहाँ पर बनाएं, देखो ये स्ट्रेट लाइन, तो इसका इक्वेशन क्या होता है? y = mx + c, जहां m क्या है? स्लोप है। m क्या होता है? स्लोप होता है। और ये m स्लोप हो गया। और ये क्या है? ये वाली डिस्टेंस होती है, ये c होता है। और ये स्लोप होता है ये। ठीक ना? अब यहाँ देखो ये y है, ये y एक्सिस है ये। और ये कौन सी एक्सिस है? ये x एक्सिस है। ठीक, तो x के जगह पर यहाँ क्या है? x के जगह पर यहाँ ये है ना? ये x के जगह पर क्या है? ये है। x एक्सिस क्या है? फ्रीक्वेंसी है। और y एक्सिस क्या है? y इक्वल के पहले क्या है? y, तो यहाँ इक्वल के पहले क्या है? V नॉट।
तो ये वी नॉट है। एक्स एक्सिस पर ये फ्रीक्वेंसी है और इस पर क्या है, वी नॉट है। तो ये एक्स और वाई, एक्स की जगह फ्रीक्वेंसी है और वाई की जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल। सी की जगह क्या है, ये सी की जगह है। तो अगर तुम टैली कराओगे इससे तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, m क्या, स्लोप h/e, स्लोप m इक्वल टू h/e, ठीक। और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, बोलो इसको, -h/e W0/E e, लिख लेते हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगी लिख लिया जाएगा एक न्यू आर, ठीक ना। ये क्या है, W0/E है, ये W0/E, ठीक। लिख दूँ क्या, इसको W0 कर दूंगा, W0/E, चलो इसको W0 कर देते हैं। ये C हो गया। तो अब इन दोनों से हमको वर्क फंक्शन भी मिल जाएगा और प्लेन कांस्टेंट भी मिल जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर कोई भी तुम 2 पॉइंट ले लो, ले लिए, ठीक। अब 2 पॉइंट ले करके यहाँ से इसको मिला दो, मिला दिए। तो मान लो ये BABC है, ये ABC, तो इसका स्लोप क्या होगा, लाइन का स्लोप कहीं से निकालो सेम आएगा, चाहे यहाँ से निकालो, यहाँ 2 पॉइंट ले लो, वहाँ से निकाल दो, सेम आएगा। तो इसका m इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्लोप m इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AC/BC, ये स्लोप हो गया। c से c कैंसिल, ये क्या हो गया, स्लोप हो गया। c से c कैंसिल, नहीं C से C कैंसिल नहीं, AC/BC। तो अब यहाँ पर इसको रखो, देखो AC की वैल्यू हम नाप लेंगे, ग्राफ दिया हुआ होगा तो ग्राफ में AC की वैल्यू क्या करेंगे, नाप लेंगे, मेजर कर लेंगे, और BC की भी वैल्यू क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। तो ये दोनों वैल्यू मेजरेबल है, ठीक। और ये देखो स्लोप m है, तो m की जगह यहाँ रख दें, तो m की जगह अगर हम रखेंगे यहाँ पर तो AC/BC, m की जगह AC/BC रख दिया जाए, इक्वल टू H/E। तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, E इंटू AC/BC। H की वैल्यू देखो निकल जाएगी, H की वैल्यू निकल जाएगी। ये प्लेन्स कांस्टेंट की वैल्यू देखो निकल जाएगी, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेन्स कांस्टेंट H हो गया। अब उसके बाद देखो C की वैल्यू, तो अब ये क्या है, ये चीज पूरी यहाँ से यहाँ तक जब आप नापेंगे तो ये क्या आएगा, ये C है ना, और C की जगह क्या दिया हुआ है, W0/, देखो यहाँ ये C की वैल्यू आएगी, ये C की जगह पे क्या दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है, ठीक। तो C यही है, जिसको इंटरसेप्ट करते हैं, क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं। तो ये माइनस W0/E, ठीक। अब ये भी देखो मेजरेबल है, ग्राफ से ये नाप लेंगे, ये डिस्टेंस ग्राफ से नाप लेंगे, ठीक ना। तो ये चीज, अब इसमें देखो W0 इक्वल टू कितना होगा, बोलो, W0 इक्वल टू माइनस W0 इक्वल टू माइनस, इसको इधर कर दो, C इंटू E, W0 इक्वल टू C इंटू E, जहाँ C क्या है, इंटरसेप्ट। तो ये इंटरसेप्ट नाप लेंगे, यही ना C है, C यही है, तो C की वैल्यू नाप लेंगे और E की जगह 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस रखेंगे, माइनस में रखेंगे, तब ये क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा, ये माइनस है सी की जो, हाँ ठीक ना। अब इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन की क्या रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख देंगे, नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो ये देखो ये आ जाएगा। सी तो खुद ही माइनस में आएगा। सी कैसे, सी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, वो तो फार्मूले में माइनस होता है वैसे। तो सी में माइनस सी में है ना, प्लस में। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, नहीं हमें डिस्टेंस से मतलब है, हाँ हमें डिस्टेंस से मतलब है, बात समझ में आई? उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे थोड़ी ना है, नेगेटिव इसलिए उसमें घट रहा है। पास करो इसको, पास करो, समझ लो क्या बात है। यूजिंग ग्राफ shown in figure for stopping potential versus incident frequency of photon, calculate the Planck constant। ये ग्राफ है, ये इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। इस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने के बाद अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन शुरू होगा, और ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2 × 10⁻14 हर्ट्ज, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, 8 × 6⁻14 हर्ट्ज, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक, H इक्वल टू क्या था फार्मूला, H इक्वल टू E इंटू स्लोप, यही था, E इंटू स्लोप, ठीक ना। तो सीधे सीधे निकाल लो, E की जगह लिखोगे 1.6 × 10⁻⁻19, स्लोप निकाल लो। इसका स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना हो जाएगा 1.3 माइनस 0, इसकी लंबाई हो गई, और इसकी कितनी हो जाएगी 8 माइनस, ये 5 है ना, दोनों के बीच में है 5, तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 1.23/3 into 10⁻14। हाँ, इंटू 10⁻14, इसके साथ इंटू 10⁻14 भी रहेगा, ठीक ना। तो ये कितना आएगा, ये जो है नियर अबाउट, अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1.6 इंटू 1.23/3 इंटू ये कितना हो जाएगा 10⁻, ये ऊपर जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 19 में 23 ऐड कर लो, 14 ये 14 है ना, 19 में 14 ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा 33। ठीक ना। तो ये हो जाएगा 33, और इसको ये आंसर इसका आएगा 6.56, इसको कैलकुलेट करके देख लो अभी, 10⁻34। नहीं सुनो, मैं अपना मोबाइल जो कोई दूसरी इसको कैलकुलेट करके देख लो, अभी इसको कैलकुलेट करके देख लो, हो जाएगा ना। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, देखो ठीक। तो जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो E डेल्टा V नॉट अपॉन, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, इसके रेस्पेक्ट में ना, ये इक्वल टू H, ये तो कांस्टेंट है ना, डेल्टा न्यू अपॉन डेल्टा न्यू माइनस 0। ये बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है। देखो तुम ऐसे करते हो ना, मान लो अगर x इक्वल टू 2y, अगर तुम इसको x के रेंज, अगर तुम इसको y के रेस्पेक्ट में अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे दोनों तरफ, तो क्या लिखते हो dx by dy,
वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, dx बाई डी वाई dy इक्वल टू 2 dy बाई dy, नीचे वही लिखेंगे जिसके रेस्पेक्ट में करते हो। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा dy बाई dy। हाँ तो यही तो हुआ, नहीं हुआ? हाँ हुआ ना? तो हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, न्यू के। तो न्यू के जब हम रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ई डी की जगह डेल्टा लिख रहे हैं, डी की जगह डेल्टा इसलिए लिख रहे हैं, देखो इधर डी डी वी जब तुम लिखोगे डी वी नाट, तो ये डी वी नाट बहुत छोटी क्वांटिटी, बहुत छोटी क्वांटिटी है। यहाँ डी वी नाट बहुत छोटी क्वांटिटी नहीं है, देखो मेजरेबल है ये, है कि नहीं? तो जो क्वांटिटी मेजरेबल होगी वहां पे डेल्टा लिखेंगे, ठीक ना? तो डी की जगह क्या लिखेंगे, डेल्टा। तो देखो डी वी नाट की जगह डेल्टा वी अपान जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो न्यू के, इक्वल टू, देखो ये एच कांस्टेंट है, इसका होगा नहीं, ठीक? तो डेल्टा न्यू अपान डेल्टा न्यू, जैसे यहाँ डी वी अपान डी टी लिखे थे। और ये क्या कांस्टेंट है, ये वर्क फंक्शन कांस्टेंट होता है कांस्टेंट किसी ये। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा ना? तो ई डी वी नाट अपान डी न्यू इक्वल टू, ये क्या हो गया, एच, ये एच आ गया, ठीक ना? तो एच इक्वल टू ई की वैल्यू रख दो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और डेल्टा वी नाट कितना है, वही तो है। इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस कर दो, यहाँ से यहाँ तक स्लोप, हाँ स्लोप नहीं, ये डेल्टा वी नाट, ये स्लोप ही हो गया डेल्टा वी नॉट अपन। नहीं अपान हम नहीं कर रहे हैं ना। डेल्टा वी नाट कितना हो जाएगा, 23 1.23 माइनस 0, ये हो गया। और अपान ये क्या हो गया, चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5। सभी सही यूनिट में है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इससे, ठीक ना? सबके साथ ये लगा हुआ है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। सब SI यूनिट में है ना? सब SI यूनिट में है। ये इलेक्ट्रॉन बोर्ड में लिए ना, सीधे सीधे ई की वैल्यू रख दिए हैं, ठीक है, जूल में हो गया। तो ये अब ये आ जाएगा एच इक्वल टू 6.5 ऐसे ही आराम से 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इतना आ गया। ये दो तरह से जो लगा लिए, एक तो डायरेक्ट लगा लिया ग्राफ को देख करके, और इसको डिफरेंशिएट करके लगा लिया। चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, बात सेम, क्या ठीक? हाँ